स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम पीट्स इंडिया एक्ट की कमियों को पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने पीट्स इंडिया एक्ट और उसके जो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न्स हैं, जितने भी मेजर प्रोविज़न्स हैं, मैंने उस वीडियो में 10 मेजर प्रोविज़न्स को एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिए उस वीडियो को, और उसके बाद ये वाला वीडियो देखिए। पीट्स इंडिया एक्ट की जो कमियाँ हैं ये इस वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको तब समझ में आएगा जब आप शुरू से चीज़ों को देखते आएंगे। जैसे कि सबसे शुरू आपको देखना चाहिए कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का बैकग्राउंड कैसे बना, और उसके बाद आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की वीडियो देखनी चाहिए जो कि आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएगा। उसका मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको एक्ट ऑफ सेटलमेंट संशोधन अधिनियम 1781 को देखना चाहिए। उसके बाद आपको पीट्स इंडिया एक्ट 1784 को देखना चाहिए। उसके बाद आपको ये इस वीडियो को देखना चाहिए, तभी आपको पूरा हर एक चीज़ एकदम क्लियरली और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं पीट्स इंडिया एक्ट 1784 की कमियों के बारे में। तो अब हम पीट्स इंडिया एक्ट की ड्रॉबैक्स यानी कि कमियों को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले ड्रॉबैक्स ऑफ पीट्स इंडिया एक्ट। पीट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है। मतलब पीट्स इंडिया एक्ट 1784 की कमियाँ, ठीक है। अब देखो यार, पीट्स इंडिया एक्ट 1784 जब आया था ना, तो उन्होंने एक नई संस्था का गठन कर दिया था, ठीक है। एक नया संस्था को इन्होंने जन्म दे दिया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, ठीक है। BOC जिसको हम कहेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये रिप्रेजेंट कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, मतलब ब्रिटिश सरकार को, ठीक है। तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ब्रिटिश सरकार को रिप्रेजेंट कर रही थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी को इस समय कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, COD। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी सही से लिखा हूँ क्या? ठीक है। तो बेसिक बात ये है कि इस समय भारत में प्रशासन की दो संस्थाएं थी, ठीक है। तो ये भारत में प्रशासन की ये दो संस्थाएं थी इस समय, ठीक है। अब देखो यार, सदियों पुराना इसमें से कहानी ये रहा है कि भाई 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो इस समय इन लोगों ने क्या किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश पार्लियामेंट जो भी आप कहो, ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि कलकत्ता में ना, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी थी इंडिया में, ठीक है। और इधर बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल में जो गवर्नर जनरल था और उसकी काउंसिल के जो 4 मेंबर थे, ठीक है, एक कार्यकारी परिषद बना के दिया था ना गवर्नर जनरल को उसकी सहायता के लिए, जिसमें 4 सदस्य थे, ठीक है, जो कि ये है। तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल और इस सुप्रीम कोर्ट के बीच लगातार विवाद और संघर्ष देखने को मिल रहा था। मतलब इनके बीच बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, ठीक है। बहुत कहा सुनी, वाद विवाद ये सब चल रहे थे, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे। अब ये कॉन्फ्लिक्ट्स इसलिए हो रहे थे क्योंकि इनके जो अधिकार क्षेत्र थे ये प्रॉपरली डिफाइंड नहीं थे रेगुलेटिंग एक्ट में, ठीक है। अधिकार क्षेत्र इनके प्रॉपरली डिफाइंड नहीं थे कि भैया इतना पार्ट में तुम्हारी जवाबदेही है, इतना पार्ट में तुम्हारी जवाबदेही है, इतना काम तुम्हारा है, इतना काम तुम्हारा है, लड़ाई झगड़ा मत होना, ठीक है। इस तरह से डिफाइंड नहीं था प्रॉपर अच्छे से इसमें गवर्नर जनरल का क्या मतलब अधिकार क्षेत्र था और सुप्रीम कोर्ट का क्या क्या अधिकार क्षेत्र थे इसमें, ठीक है। बस बना के छोड़ दिए थे। तो फिर विवाद इनके बीच में बहुत ज़्यादा होने लगा था। तो अब इस विवाद को ये विवाद जब चल रहा था, तो इस परिस्थिति में यार गवर्नर जनरल का काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। उसको लग रहा था कि यार बार बार सुप्रीम कोर्ट हमारे मामलों में दखल दे देता है, ठीक है। तो फिर
उन्होंने फिर मतलब जो भी है आगे प्रोसेस हुआ, और फिर इस विवाद को ठीक करने के लिए, इनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे उसको कम करने के लिए, इनके अधिकार क्षेत्रों को बताने के लिए, फिर एक और एक्ट आता है 1781 का संशोधन अधिनियम, ठीक है, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी हम कहते हैं, ठीक है। तो संशोधन अधिनियम, ठीक है, तो संशोधन अधिनियम आया किस 1781 में। अब ये 1781 का संशोधन अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट्स की जो थोड़ी बहुत कमियां थी, जैसे गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, ठीक है, जो अलग अलग टाइप्स के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, मेजरली इन्हीं के कॉन्फ्लिक्ट्स को इन्होंने 1781 के जो संशोधन अधिनियम है ये ठीक करने का प्रयास किया था, ठीक है, और काफ़ी हद तक ठीक भी किया था, ठीक है। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट की सारी कमियां इससे दूर नहीं हो पाई थी 1781 के संशोधन अधिनियम से, ठीक है। तो इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट या फिर ब्रिटिश सरकार ने ये सोचा कि क्यों ना एक और एक्ट लाया जाए। तो भैया उन्होंने लेकर के आ गया पीट्स इंडिया एक्ट, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट की जो बची खुची जो कमियां थी उसको इसमें हम दूर कर देंगे, इस तरह से सोच के। तो इन्होंने पीट्स इंडिया एक्ट लेकर के आया, ठीक है, पीट्स इंडिया एक्ट 1784। अब इस पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में ना इन्होंने एक चीज़ और स्थापित कर दिया, एक और संस्था का गठन कर दिया, ठीक है, जो कि है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ये ब्रिटिश सरकार को रिप्रेजेंट कर रही थी इस समय, ठीक है, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही थी। और इन्होंने कुछ चीज़ों को मैंडेटरी कर दिया कि भाई अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आज के बाद भारत जो भी पत्र भेजेगा, ठीक है, भारत में जो भी पत्र वगैरह भेजेगा, ठीक है, जो भी आदेश पारित करेगा, जो भी नीति नियम लागू करना होगा उसको, तो भैया उसको सबसे पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल से होकर के गुजरना पड़ेगा, ठीक है। बिना बोर्ड ऑफ कंट्रोल के परमिशन के या फिर वेरिफिकेशन के या अप्रूवल के वो भारत में न तो कोई नीति लागू कर सकता था, न ही भारत में कोई पत्र भेज सकता था, न ही कोई आदेश जारी कर सकता था। इस तरह से सिनारियो इन्होंने पीट्स इंडिया एक्ट 1784 ने मैंडेटरी कर दिया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के लिए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे इस समय भारत में दो संस्थाओं के द्वारा प्रशासन को देखा जा रहा था, एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो इस वजह से अब यहाँ भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो पावर्स थी उसमें ओवरलैपिंग आ गई, और इनके बीच काफ़ी सारे जब भारत की चीज़ों को जब इनको सुधारना होता था, यहाँ के प्रशासन को ठीक करने के लिए, ये अगर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कोई नीति लागू करना चाहती थी, ठीक है, और या फिर कोई पत्र भेजना चाहता था, कोई संदेश भेजना चाहता था, ठीक है, तो इनके बीच में भी काफ़ी सारे भ्रम पैदा होते थे, टकराव की स्थिति बन जाती थी, ठीक है, टकराव की स्थिति बन जाती थी, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होते थे, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब विवाद होते थे, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो पावर्स था उसमें ओवरलैपिंग आ गई थी। मतलब ये कि पीट्स इंडिया एक्ट 1784 ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन तो किया, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बीच जो अधिकार क्षेत्र थे वो प्रॉपरली इन्होंने स्पष्ट नहीं किया, ठीक है, कि भैया इतना 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 काम तुम्हारा है, इतना 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 काम तुम्हारा है, दोनों अपने अच्छे अच्छे से काम करना, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा मत होना। इस तरह से इन्होंने प्रॉपरली अच्छे से इनके अधिकार क्षेत्रों को अधिकारों को स्पष्ट रूप से विभाजित नहीं किया, जिसकी वजह से इन दोनों में भी भ्रम और टकराव उत्पन्न हो गए। जैसे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच टकराव वगैरह उत्पन्न हो गए थे, विवाद वगैरह, ज़्यादा कॉन्फ्लिक्शंस वगैरह देखे जा रहे थे। उस तरह से यहाँ पे भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में वाद विवाद यहाँ पे देखने को मिल रहा था, ठीक है। अब ये वाद विवाद क्यों हो रहा था भाई? क्योंकि इन्होंने पीट्स इंडिया एक्ट 1784 ने ये मैंडेटरी कर रखा था कि भैया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है अब कोई भी नीति लागू करेगा, ठीक है, नीति लागू करेगा या फिर कोई भी संदेश भेजना चाहेगा भारत में, कोई भी पत्र भेजना चाहेगा भारत में, कोई भी आदेश देना चाहेगा भारत में, तो उसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल से होकर के गुजरना पड़ेगा,
ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जब उसको अप्रूव करेगी, ठीक है, तब जाके वो भारत में वो नीति नियम जो है वो लागू होगा, ठीक है, और उनके संदेश या पत्र भेजे जाएंगे। अब जैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कोई नीति नियम लागू करना चाहता था तो उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सामने उसे पेश करना पड़ता था। जैसे वो अगर कोई संदेश भेजना चाहता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सामने उसे पेश करना पड़ता था। और यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पिट्स इंडिया एक्ट ने ये पावर दे रखा था कि भाई तुम उन नीति नियमों को बदल सकते हो, ठीक है, या फिर उसको लागू ही नहीं करने दे सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। मतलब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने एक तरह से बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भैया शक्तिशाली बना दिया था, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल को इस मामले में शक्तिशाली बना दिया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के ऊपर में, कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो भी नीति नियम लागू करेगा, संदेश भेजेगा भारत, उनको उन सभी चीज़ों को तुम एक बार वेरीफाई करोगे और तुम चाहो तो उसको बदल सकते हो और या तो फिर उसको रिजेक्ट भी कर सकते हो। तो अब भारत में अब क्या हो रहा था कि भारत में ना कुछ यहाँ मान लीजिए यहाँ पे कोई प्रशासनिक प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है, प्रशासनिक यहाँ पे समस्याएं चल रही हैं और उसको ठीक करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मान के चलो कोई नीति नियम या कुछ भी चीज़ बनाना चाहता है, ठीक है, या फिर कोई आदेश पारित करना चाहता है, संदेश या पत्र के माध्यम से भारत भेजना चाहता है, ठीक है, और उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या कर देता था, या तो उसको अपने हिसाब से बदल देता था और या फिर उसे रिजेक्ट कर देता था, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं प्रॉपरली भारत में जो चल रहे प्रशासनिक जो दिक्कतें हैं उसको प्रॉपरली सही समय पर ठीक नहीं कर पा रहा था, ठीक है। और ये जो चेकिंग वेकिंग का जो प्रोसेस यहाँ पे चल रहा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा, ये बहुत समय ले लेता था और जिसकी वजह से यहाँ पे जो प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं थी वो बिगड़ जाती थी और निर्णय लेने में देरी होती थी और प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती थी भारत में, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम था। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को लगता था कि यार बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो बहुत ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों में घुस रहा है, बहुत ज़्यादा दखल दे रहा है इस तरह से, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को लगता था कि भाई नियंत्रण करना भी तो ज़रूरी है, ठीक है, तभी तो हमको बनाया गया है, वरना फिर ये लोग पहले से जैसा कंगाल हो सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर हमको ये सब मेहनत करना पड़ेगा इस तरह से। मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करना हमारा दायित्व है, ये चीज़ वो फॉलो कर रही थी, ठीक है। तो इस तरह के यार इसमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले, विवाद देखने को मिले, भ्रम और टकराव की स्थिति बन गई, ठीक है। निर्णय लेने में देरी हो रही थी, प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न होने लगी थी, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बीच पावर की ओवरलैपिंग होने की वजह से, ठीक है। तो आई होप कि ये पहला ड्रॉबैक इसका समझ में आया होगा, ठीक है, जो कि ये जो डुअल गवर्नमेंट था, डुअल गवर्नमेंट, ठीक है, ये जो डुअल गवर्नमेंट का जो सिस्टम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लेकर के आया था, ये कंफ्यूजिंग था, ठीक है, कंफ्यूज़न इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो ये था इसका पहला ड्रॉबैक, ठीक है। अब हम दूसरे ड्रॉबैक की बात करेंगे। एक चीज़ और इसमें कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के आने से जो शासन व्यवस्था है, मतलब दो सत्ता केंद्र हो गए थे। एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गया था शासन व्यवस्था में सत्ता केंद्र, और एक जो सत्ता केंद्र हो गए थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। मतलब एक तरह से कहेंगे कि दो सत्ता केंद्र इसमें बन गए थे, ठीक है। अब यहाँ पे बेचारा गवर्नर जनरल की स्थिति ख़राब हो जाती थी, ठीक है। क्योंकि उसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के प्रशासनिक ढांचों के भीतर रहकर भी काम करना होता था, ठीक है, क्योंकि है तो उन्हीं का, ठीक है। और दूसरा है उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नीतियों के बारे में, ठीक है, उसके निर्देशों को भी पालन करना पड़ता था, ठीक है। मतलब एक तरह से ये दो मास्टर्स को सर्व कर रहा था, दो स्वामी को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा था गवर्नर जनरल, ठीक है। तो अगर किसी मामले में ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों की जो मति है, जो दोनों के जो सोच है,
ठीक है। अगर उसमें मतभेद आ गया या फिर उसमें डिफरेंसेस आ गए तो वहाँ पे गवर्नर जनरल परेशान हो जाता था कि भाई अब मैं क्या करूँ, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे देखने को मिल रहा था किसमें, पीट्स इंडिया एक्ट 1784 आने के बाद, ठीक है। तो इसका दूसरा ड्रॉबैक जो था दोस्तों वो है गवर्नर जनरल की जो शक्ति थी वो अभी भी सीमित थी, ठीक है। तो गवर्नर जनरल की जो शक्ति थी कि शक्ति अभी भी सीमित थी, ठीक है। अब गवर्नर जनरल की शक्ति अभी भी सीमित थी। अब देखो 1773 के समय सिनारियो का क्या था जब रेगुलेटिंग एक्ट आया, ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण लाना था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जो बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। तब गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर जनरल जो बने थे वो वॉरेन हेस्टिंग्स बने थे, ठीक है। ये कहाँ पे बने थे, बंगाल में बने थे। तो बेसिकली इस समय क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखना चाहती थी, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने बंगाल का जो गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग, उनको गवर्नर जनरल बना दिया, ठीक है। और इसकी मदद के लिए 4 सदस्यों वाली एक कार्यकारी परिषद की स्थापना की, ठीक है। अब ये ऐसा इसलिए क्योंकि भाई उस समय अगर ये कार्यकारी परिषद की स्थापना नहीं करते तो गवर्नर जनरल को अगर पूरा शक्ति दे देते कि भाई तुम अपने मनमर्जी से कुछ भी करो ऐसा करके, तो गवर्नर जनरल हो सकता था तानाशाह हो जाता, मनमानी करने लगता अपना, ठीक है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को डर था कि भारत बहुत दूर है, ठीक है, एक ही व्यक्ति को पूरी शक्ति हम नहीं दे सकते। इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक कार्यकारी परिषद की स्थापना कर दी। और इस कार्यकारी परिषद में मतलब ये जो स्थापना किए थे ये गवर्नर जनरल की सहायता करने के लिए किए थे, और इसमें 4 मेंबर इन्होंने डाल दिया, ठीक है। और कहा कि भैया जो भी फैसले होंगे वो बहुमत से होंगे, ठीक है। मतलब जिस फैसले में बहुमत जिधर होगी वो फैसला मतलब लागू होगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये एक तरह से कार्यकारी परिषद की स्थापना किए थे गवर्नर जनरल की मदद करने के लिए, ठीक है, और उसे तानाशाह ना होने देने के लिए, ठीक है। और जो शासन व्यवस्था है, प्रशासन है, वो सुचारू रूप से चल सके, ये सोच के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये चीज़ें की हुई थी। लेकिन हुआ इसके उल्टा, ठीक है। अब क्या हुआ कि गवर्नर जनरल और उसके कार्यकारी परिषद में भी कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले, ठीक है। मतलब इन लोगों के भी विचार बहुत अलग अलग हो जाते थे किसी फैसले पर, और इनके बीच में बहुत विवाद होने लगे थे, कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल रहे थे, ठीक है। तो इस चीज़ को सुधारने के लिए पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में इन्होंने क्या किया, पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में कि गवर्नर जनरल का जो परिषद था, ठीक है, उसमें इन्होंने 1 मेंबर कम कर दिया और 3 मेंबर रख दिए, ठीक है। ताकि अब यहाँ पे क्या हो रहा था ना कि गवर्नर जनरल को एक कास्टिंग वोट मिला था, मतलब निर्णायक, अरे कैसे नहीं चल रहा है, 1 मिनट, क्या हो गया, 1 मिनट, ये पेन कुछ गड़बड़ कर रहा है। चल रहा है क्या, हाँ अब चल रहा है। तो उस समय रेगुलेटिंग एक्ट्स के समय में गवर्नर जनरल को एक निर्णायक वोट का अधिकार दिया था, निर्णायक, ठीक है, निर्णायक वोट का अधिकार दिया था कि भाई अगर टाई होने की स्थिति होगी तो आप अपना निर्णायक वोट डाल के फैसले को अपने पक्ष में कर सकते हो करके। लेकिन इस समय वोटिंग देने वालों की संख्या कितनी थी दोस्तों, 1 2 3 4 और 5 लोग थे, ठीक है। तो टाई होने की जो पॉसिबिलिटीज़ थी वो बहुत कम होती थी, ना के बराबर होती थी, और गवर्नर जनरल अपना निर्णायक वोट
का यूज़ भी नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से वो अपने जिस तरह से प्रशासन को चलाना चाहता था और जिस फैसले को वो मतलब बहुमत से जिताना चाहता था या लागू करवाना चाहता था, वो नहीं हो पाता था, क्योंकि काउंसिल के जो मेंबर्स थे उनमें और उनके सोच में, गवर्नर जनरल की सोच में कई बार काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो जाते थे, विवाद देखने को मिलते थे। ठीक है, तो उनको जो ये निर्णायक वोट देने का जो अधिकार मिला था, इसको भी वो ज़्यादा अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए गवर्नर जनरल अब ये निर्णायक वोट का वो उपयोग तब कर पाते जब बराबर की स्थिति होती। ठीक है, बराबरी की स्थिति जब होती, मतलब टाई का सिचुएशन बनता। ठीक है, लेकिन वो स्थिति आ ही नहीं रही थी अच्छे से। ठीक है, ना के बराबर हो रही थी। तो पिट्स इंडिया एक्ट में गवर्नर जनरल को थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि इस कार्यकारी परिषद में से एक मेंबर को कम कर दिया। मतलब अब यहाँ पे 3 मेंबर रहेंगे और एक रहेगा गवर्नर जनरल। ठीक है, अभी भी जो फैसले होंगे वो बहुमत से होंगे। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, अब एक भी पक्ष अगर गवर्नर जनरल के पक्ष में आ जाता, वोटिंग कर देता, तो अब मामला टाई हो जाता, मतलब बराबरी की स्थिति आ जाती। ठीक है, एक मेंबर भी अगर गवर्नर जनरल के पक्ष में अगर आ जाता तो बराबरी का स्थिति यहाँ पे बन जाता और उस केस में गवर्नर जनरल अपना निर्णायक वोट का उपयोग करके फैसले को अपने पक्ष में कर लेता था। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जो बराबरी की स्थिति, जो टाई होने की स्थिति बहुमत में, ये रेगुलेटिंग एक्ट के केस में उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में नहीं आ पा रही थी। वो चीज़ अब पिट्स इंडिया एक्ट में आने लगी थी। मतलब यहाँ पे टाई होने की जो पॉसिबिलिटीज़ थी, उसकी फ्रीक्वेंसी थी, वो ज़्यादा देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से गवर्नर जनरल अपने जो मनचाहा जो फैसले हैं वो यहाँ पे करवा सकते थे। ठीक है, उसको लागू करवा सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो बेसिक चीज़ ये है, मतलब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो गवर्नर जनरल पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं था। ठीक है, उसे अभी भी काउंसिल के साथ मिल कर के काम करना पड़ रहा था। ठीक है, मतलब गवर्नर जनरल की जो शक्ति थी वो अभी भी असीमित नहीं थी, वो अभी भी सीमित थी। ठीक है, वो अभी भी ऐसा एकदम अपने मन मर्जी से जो भी फैसले, जो भी नियम, जो भी कानून पास कराना होता था वो अपने मन मर्जी से नहीं करा पाता था। भले ही रेगुलेटिंग एक्ट के कंपैरिजन में पिट्स इंडिया एक्ट आने के बाद वो थोड़ा सा पावरफुल हुआ, क्योंकि टाई की स्थिति की आने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ गई, जिसकी वजह से वो अपना निर्णायक वोट का ज़्यादातर यूज़ कर पाया और ज़्यादातर जो कानून है वो अपने पक्ष में पास करा पाया। लेकिन अभी भी उसको काउंसिल के सदस्यों के साथ मिलकर काम करना पड़ता था, उनके सलाह को उनको कई केसेस में मानने पड़ते थे। तो इसलिए कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल की जो शक्ति थी वो अभी भी सीमित थी। ठीक है, तो ये इस पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का एक जो था ये ड्रॉबैक था। ठीक है, जो कि दूसरे नंबर का ड्रॉबैक है। क्लियर है? तो अब बात करते हैं दोस्तों इसके तीसरे ड्रॉबैक की। ठीक है, जो कि है भारतीयों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होना। ठीक है, भारतीयों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं। ठीक है, भारतीयों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं, इसका मतलब ये है कि ये जो अधिनियम था, ठीक है, इस अधिनियम ने भारतीयों को शासन में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं दिया। ठीक है, शासन में भाग लेने का अधिकार नहीं दिया था। ठीक है, जितने भी पोस्ट थे, जितने भी अधिकारी थे, चाहे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में हो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में हो, ठीक है, गवर्नर जनरल जो थे, गवर्नर्स जो थे, या फिर जितने भी प्रेसिडेंसीज़ के गवर्नमेंट्स जो थे, ठीक है, प्रेसिडेंसीज़ के जो गवर्नमेंट्स थे, इन सभी पर अंग्रेज लोग बैठे हुए थे, मतलब ब्रिटिशर्स बैठे हुए थे इनमें।
इनमें भारतीयों को कोई भी स्थान नहीं दिया गया था, भारतीयों का प्रतिनिधित्व शून्य था, ठीक है, पूरा ज़ीरो था भारतीयों का जो प्रतिनिधित्व था उसमें, ठीक है। मतलब कि ये कि भारतीयों से कर लिया जाता था, ठीक है, उन पर कानून लागू होते थे, ठीक है, लेकिन कानून बनाने में या प्रशासन में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, मतलब कोई जगह नहीं उनको दिया गया था, ठीक है। तो ये भी एक पीट्स इंडिया एक्ट 1784 का एक ड्रॉबैक है, एक कमी है, ठीक है। जैसे इसका एक अच्छा एग्जांपल आप इस तरह से समझ सकते हो, मान के चलो कोई एक गांव है, ठीक है, और गांव के जितने भी नियम हैं, ठीक है, ये नियम बाहर के लोग बना रहे हैं, ठीक है। मतलब किसी गांव का नियम बाहर वाले बनाए और वो ये बताए कि भाई व्यापार कैसे होगा, ठीक है, व्यापार कैसे होगा, टैक्स कैसे लिए जाएंगे, ठीक है, सेना कहाँ भेजी जाएगी, या फिर ठीक है, तो ये सारे जो नियम हैं, व्यापार कैसे होगा, टैक्स कितना लेना है, कैसे लेना है, सेना कहाँ जाएगी, ठीक है, कानून कैसे लागू होगा, कानून कैसे बनेगा, कानून कौन बनाएगा, ये सारी चीज़ बाहर के लोग नियम कानून बनाएं और गांव वालों से इसके बारे में राय ही ना लें, ठीक है। तो यहाँ पे पीट्स इंडिया एक्ट के समय में भी भारतीयों का कंडीशन कुछ इन्हीं गांव वालों की तरह हो गई थी कि भाई यहाँ के जो भी नियम कानून थे, जो भी टैक्स वगैरह लेने के जो वो थे, वो सब चीज़ बाहर के लोग बना रहे थे, ब्रिटिशर्स बना रहे थे, ठीक है। भारतीयों का इसमें कोई मतलब एंट्री नहीं था, ठीक है, यानी कि भारतीयों का जो प्रतिनिधित्व था वो इसमें ज़ीरो था उस समय, ठीक है। शायद इस वजह से भी ऐसा हो सकता है कि ब्रिटिश सरकार उस समय बेसिकली चीज़ों को कंट्रोल करना चाहती थी, ना कि लोकतंत्र पर वो फोकस कर रही थी, ठीक है। वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से चीज़ों को कंट्रोल करना चाह रही थी और गवर्नर जनरल की जो पावर है उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करना चाह रही थी, ठीक है। तो ये जो तीसरा पॉइंट है, भारतीयों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होना, ये भी एक ड्रॉबैक है, एक कमी है, ठीक है। अब देखेंगे इसके चौथे ड्रॉबैक को। इसका चौथा ड्रॉबैक जो था दोस्तों, वो था केंद्रीकरण अभी भी अधूरा था, ठीक है। तो केंद्रीकरण अधूरा था, ठीक है। तो देखो 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो इन्होंने क्या किया था, उस समय 3 प्रेसिडेंसीज थी, ठीक है। एक तो बंगाल था, ठीक है, एक तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, ठीक है, और एक मद्रास प्रेसिडेंसी था, ठीक है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन किया हुआ था, ठीक है, और केंद्रीकरण का यहाँ पे न्यू रखा था, ठीक है। लेकिन बॉम्बे और मद्रास को बंगाल प्रेसिडेंसीज के अधीन करने के बावजूद भी कई बार क्या होता था, जो संधियाँ होती थी, ठीक है, संधियाँ होती थी, यानी कि जो ट्रीटी साइन होती थी, और जैसे युद्ध वगैरह हो गया, ठीक है, या फिर कुछ राजनीतिक जो मामले हो गए, ठीक है, राजनीतिक मामले, ठीक है, इनमें क्या होता था कि कुछ कुछ सिचुएशंस में बॉम्बे और मद्रास खुद से डिसीजंस ले लेते थे और खुद युद्ध या संधि वगैरह कर लेते थे, ठीक है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट में, ठीक है, पीट्स इंडिया एक्ट में 1784 में इस चीज़ को ठीक किया गया था कि बोला गया था कि भैया अब बंगाल प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर जनरल है ये सबसे ऊपर रहेगा, ठीक है, बॉम्बे के गवर्नर या मद्रास के गवर्नर के सुपीरियर रहेगा, मतलब ये बंगाल प्रेसिडेंसी को एकदम मजबूत कर दिया था, ठीक है, और गवर्नर जनरल को जो पावर था उसको थोड़ा और बढ़ा दिया था, ठीक है। यानी कि युद्ध और संधि या फिर कोई भी राजनीतिक फैसले अगर बॉम्बे या मद्रास प्रेसिडेंसी को लेना है तो उसे गवर्नर जनरल की अप्रूवल या फिर सहमति लेनी होगी, उससे
उससे पूछ के ही कोई चीज़ होगा, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नर जनरल को सबसे ऊपर में ला दिया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने। ठीक है, और ये जो केंद्रीकरण की यहाँ पे न्यू रखा गया था उसको और अधिक मजबूत किया था। मतलब एक तरह से केंद्रीकरण की यहाँ से शुरुआत हुई थी, मान सकते हो। ठीक है, लेकिन अब चूंकि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ये जो एक्ट था, ये फ़िलहाल तो कागज़ों में ये सब चीज़ें थीं। ठीक है, कि ऐसा ऐसा होना है, ऐसा ऐसा नहीं होना है, इस टाइप का। ठीक है, लेकिन व्यवहारिक रूप में अगर आप देखोगे या प्रैक्टिकल या ग्राउंड की अगर आप बात करोगे तो क्या होता था कि मान लो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर्स हैं या मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर हैं, ठीक है, ये एकदम तत्कालिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं। ठीक है, इनको कुछ युद्ध से रिलेटेड, संधि से रिलेटेड या कोई राजनीतिक मामलों से रिलेटेड या फिर कोई भी चीज़ से रिलेटेड इनको कुछ फैसला लेना है। ठीक है, और वो तुरंत अर्जेंट लेना है, ज़्यादा उसमें समय नहीं लगा सकते ये। ठीक है, तो ये जब गवर्नर जनरल को पत्र भेजते थे या फिर जो भी संदेश भेजते थे या जो भी था, क्योंकि उस समय संचार का जो माध्यम था वो उतना अच्छा नहीं था जैसे आज के युग में है। ठीक है, तो संचार का माध्यम उतना अच्छा नहीं था। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर हैं, मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर हैं, उनको अपने कुछ मामलों में गवर्नर जनरल से जो परमिशन लेने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता था। ठीक है, मतलब वहाँ से अप्रूवल मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था इनके तक आने में। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता था, ये लोग दुविधा में पड़ जाते थे कि यार यहाँ तो सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट हो जाएगा अगर हम उसका वेट करेंगे तो। ठीक है, तो अभी भी यहाँ क्या होता था कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर या मद्रास के गवर्नर कुछ चीज़ों में स्वतंत्र रूप से फिर से फैसले ले लेते थे। ठीक है, तो मतलब ये था कि संचार का जो मीडियम था उतना अच्छा नहीं था उस समय, जिसकी वजह से अप्रूवल मिलने में बहुत ज़्यादा समय लगता था और सिचुएशन इधर वर्स्ट होती जा रही होती थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी या मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नर को, बॉम्बे प्रेसिडेंसी या मद्रास के गवर्नर को इमीडिएट कोई ना कोई एक्शन या फैसला लेना पड़ जाता था। ठीक है, मतलब कुछ फैसले लेने पड़ जाते थे। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि केंद्रीकरण जो था वो अभी भी प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, केंद्रीकरण अभी भी अधूरा था। ठीक है, जैसे कि इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो कि मान लीजिए दिल्ली मुख्यालय है। ठीक है, ये मुख्यालय है और इसके जो दो ब्रांचेस हैं, एक बॉम्बे में है, ठीक है, और एक चेन्नई में है। ठीक है, तो नियम ये कहता है कि कोई भी फैसले लेने से पहले दिल्ली मुख्यालय का परमिशन ज़रूरी है। ठीक है, अब चूँकि दिल्ली मुख्यालय से बॉम्बे या चेन्नई जो ब्रांच है इनके, ये किसी भी चीज़ के अप्रूवल मांगती है और उसको आने में लगभग 2 महीने का समय लग रहा है। ठीक है, 2 महीने मतलब बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। लेकिन यहाँ पे ग्राउंड में स्थिति कुछ इस तरह से है कि फ़ैसले तुरंत लिए जाना है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियों में फिर वो क्या करेंगे, ऐसी परिस्थितियों में जहाँ उन्हें तुरंत निर्णय लेना पड़े, तो शाखा अपने स्तर पर यहाँ पे जो ब्रांचेस हैं, बॉम्बे और चेन्नई की जो ब्रांचेस हैं, ऐसे समय पे अपने लोकल फैसले या फिर तुरंत फैसला कर सकती है। ठीक है, मतलब ये तो तुरंत फैसला ले लेंगे ना, एकदम सिचुएशन को वर्स्ट होने का इंतज़ार थोड़ा ना करेंगे, 2 महीने का वेट करना पड़ रहा है तो। ठीक है, तो सेम यही कंडीशन जो था यहाँ पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों के साथ में था। ठीक है, स्थानीय फैसले कुछ ऐसे होते थे कि अप्रूवल आने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता था और उन्हें तुरंत के तुरंत फैसले लेने पड़ते थे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो एक्ट आया था वो केंद्रीकरण को मतलब कंप्लीट नहीं कर पाया, मतलब अभी भी केंद्रीकरण यहाँ पे क्या था, अधूरा था। ठीक है, उन्होंने केंद्रीकरण को मजबूत किया ऐसा कह सकते हो, लेकिन अभी भी केंद्रीकरण क्या था, अधूरा था। ठीक है,
तो इसका पांचवा ड्रॉबैक था दोस्तों, वो था कि जो भ्रष्टाचार था वो अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। ठीक है, तो भ्रष्टाचार अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। ठीक है, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ थे, ठीक है, ये अभी भी भर भर के भ्रष्टाचार कर रहे थे। ठीक है, अपने निजी लाभ पर ये काम कर रहे थे। ठीक है, निजी व्यापार अभी भी इनका चल रहा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी स्थितियां इस समय अभी भी हो रही थी। ये भ्रष्टाचार अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था। ठीक है, पिट्स इंडिया, हालांकि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल की मदद से इस भ्रष्टाचार को कुछ नियंत्रण करने की कोशिश की। ठीक है, और इन्होंने संपत्ति का खुलासा भी करने का प्रावधान रखा इसमें, पिट्स इंडिया एक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ठीक है, संपत्ति का खुलासा कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय जब भारत आएंगे यहाँ पे काम करने के लिए, इनके जो अधिकारी है, ठीक है, तो वो भारत में ज्वाइन करने के 2 महीने के भीतर उनको भारत में और ब्रिटेन में उनकी कितनी संपत्ति है, ठीक है, कितना उनके पास पैसा है, ज़मीन जायदाद जो भी है, ठीक है, उस संपत्ति का खुलासा उनको करना पड़ेगा। ठीक है, उस संपत्ति का खुलासा उनको करना पड़ेगा ज्वाइनिंग के 2 महीने के भीतर। ठीक है, मतलब ये जो संपत्ति की जो डिटेल है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को बतानी पड़ेगी। ठीक है, उन अधिकारियों को। इवन अगर अधिकारी यहाँ पे जॉब, अपने नौकरी छोड़ देते हैं या फिर इस्तीफ़ा दे देते हैं या फिर रिटायर्ड हो जाते हैं, ठीक है, और वो जा के ब्रिटेन जाने वाले होते हैं, तो भी उस समय भी इनको अपना संपत्ति का खुलासा करना पड़ता था, एक ज्वाइनिंग के समय में, एक रिटायरमेंट या इस्तीफ़ा के समय में। ठीक है, दरअसल इससे क्या होता था कि ब्रिटिश सरकार ये देखना चाहती थी कि ये लोग शुरू में कितने रिच थे या फिर कितने पैसे थे इनके पास में, जो भी संपत्ति कितनी थी, और रिटायरमेंट के बाद इनकी संपत्ति कितनी है। क्योंकि यहाँ से, भारत से ये लोग क्या करते थे, भर भर के भ्रष्टाचार करते थे, निजी व्यापार करते थे, निजी लाभ वगैरह करते थे, और ये सारे चीज़ों को लेकर के ये चले जाते थे ब्रिटेन में। ठीक है, और ब्रिटेन में वहाँ पे भैया स्पेशल नवाब की ज़िंदगी जीते थे। ठीक है, और चूंकि ब्रिटेन में वहाँ पे इनके लिए कुछ नहीं था कि इन पे मुकदमा चलाया जा सके या जो भी, ठीक है, तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता था ये चीज़। ठीक है, तो इसलिए इस बार पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की मदद से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटेन में, यानी कि इंग्लैंड में एक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की कि ऐसे किसी भी कोई भी भ्रष्ट अधिकारी अगर ब्रिटेन में जाता है और उनकी संपत्ति का जब वो खुलासा करता है और उसमें उनकी संलिप्तता पाई जाती है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है या फिर उनकी संपत्ति एकदम आश्चर्यजनक तरीके से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है, या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनके ऊपर डाउट है, तो इस स्पेशल कोर्ट में उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता था और ज़रूरत पड़ने पर उनको रिटायर्ड भी कर दिया जाता था, नौकरी से निकाल दिया जाता था। ठीक है, या फिर उनको जेल वगैरह में भी डाला जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पिट्स इंडिया एक्ट की मदद से इंग्लैंड में स्पेशल कोर्ट की व्यवस्था की थी। ठीक है, क्योंकि भारत में जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो व्यवस्था की बनाया हुआ था कलकत्ता में, वो तो भारतीय क्षेत्र पर लागू होता था। ठीक है, मतलब भारत में ही वो उसका प्रभाव था। ठीक है, और ये लोग भारत में करप्शन करके ब्रिटेन में जाके वहाँ आलीशान ज़िंदगी जीते थे, तो इन्होंने अब ब्रिटेन में भी एक कोर्ट डाल दिया, स्पेशल कोर्ट इनके मुकदमे चलाने के लिए। ठीक है, ऐसे लोगों के।
तो इस तरह से बोर्ड ऑफ कंट्रोल की मदद से, स्पेशल कोर्ट की मदद से या फिर संपत्ति का खुलासा करने वाले प्रोविज़न की मदद से पिट्स इंडिया एक्ट ने भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन अभी भी भ्रष्टाचार पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। अभी भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों या एम्प्लॉयज़ के द्वारा। ठीक है, इसे आप कुछ इस तरह से समझ सकते हो कि मान के चलो कोई कंपनी है, अब इस कंपनी में कहीं चोरी हो रहा है। ठीक है, अब चोरी हो रहा है तो अगर तुम सोचोगे कि यार मैनेजर को बदल देते हैं, कि मैनेजर अच्छे से काम नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो मैनेजर को बदल के तुमने दूसरा मैनेजर ले आया। ठीक है, यहाँ पे दूसरा मैनेजर ले आया, तो क्या दूसरे मैनेजर के आने से पूरा चोरी ख़त्म हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है, हालांकि दूसरा मैनेजर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होगा तो ये थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार या चोरी इस तरह से चीज़ें होती रहेंगी। ठीक है, तो इस तरह की स्थिति अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ थी। ठीक है, अभी भी भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। हालांकि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने उसे नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन पूर्ण नियंत्रण भ्रष्टाचार पर अभी भी नहीं था। तो ये था इसका 5वां ड्रॉबैक पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। ठीक है, अब हम इसका 6वां ड्रॉबैक देखेंगे। तो इसको एक बार हटा देते हैं और अब हम इसके 6वें ड्रॉबैक की बात करते हैं, जो कि है उत्तरदायित्व की अस्पष्टता। ठीक है, तो उत्तरदायित्व की अस्पष्टता। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा था इस समय, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आने के बाद भारत में जो शासन कर रहे थे, भारत में शासन तकनीकी रूप से दो लोग कर रहे थे, मतलब तकनीकी रूप से दो संस्थाएं कर रही थी। एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कर रहा था, एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कर रहा था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही थी। ठीक है, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था ये ब्रिटिश सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, सरकार को ये रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, अब जैसे मान के चलो अब यहाँ तो पिट्स इंडिया एक्ट ने ये प्रोविज़न बना दिया था कि भाई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को अगर कोई भी निर्देश जारी करना है, कोई भी आदेश पारित करना है, या फिर भारत में कोई भी लेटर भेजना है, तो उसको सब, या फिर कोई भी नीति नियम लागू करना है, तो उसको सबसे पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल से अप्रूवल लेना पड़ेगा। फिर वो अगर अप्रूवल देता है तो वो भारत में वो चीज़ें होंगी। ठीक है, और भारत का प्रशासन फिर उससे रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से पिट्स इंडिया एक्ट ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के लिए नियम बना दिए थे कि उनको बोर्ड ऑफ कंट्रोल के निर्देशों का पालन करना पड़ेगा, ऐसा करके। ठीक है, अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वो प्रोसेस करने के बावजूद भी अगर प्रशासन में कोई गड़बड़ी हो गई, जैसे कि टैक्स बढ़ना नहीं था लेकिन टैक्स बढ़ गया, ठीक है, टैक्स बढ़ा दिया गया, या फिर कोई ऐसी प्रशासनिक गड़बड़ी हो गई जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को नुकसान हुआ, ठीक है, या फिर किसी युद्ध में नुकसान हो गया, युद्ध में नुकसान हो गया, ठीक है, तो ये सब चीज़ जो होगा इसका जिम्मेदार कौन होगा, अब इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोलेगा कि भाई हम तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के निर्देशों का पालन कर रहे थे, ठीक है, हमने तो बोर्ड ऑफ, हमारी क्या गलती है, हमने तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के निर्देशों का पालन किया जैसा आपने कहा है, ठीक है, हमने उनको बताया था इस तरह से। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या बोलेगा, लेकिन ग्राउंड में तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही प्रशासन चला रही हैं, ठीक है, इसमें हमारी क्या गलती है। इस तरह से ये लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ये सब करते रहेंगे, ठीक है, कि नहीं नहीं हमारी गलती नहीं, इसकी गलती नहीं, वो बोलेगा हमारी गलती नहीं, इसकी गलती नहीं, इसकी गलती है, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से जो भी गड़बड़ियाँ होंगी, जो भी प्रशासनिक गड़बड़ियाँ होंगी जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को नुकसान होगा, उसका उत्तरदायित्व तो कौन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी जिम्मेदारी स्पष्ट नहीं हो पा रही थी, तो यहाँ पे उत्तरदायित्व की अस्पष्टता देखने को मिली पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। ठीक है, तो ये एक ड्रॉबैक है पिट्स इंडिया 1784 का, कि उत्तरदायित्व की इसमें अस्पष्टता थी। ठीक
ठीक है। जैसे कि इसका सिंपल एग्जांपल अगर हम समझे तो स्कूल का एग्जांपल हम देखें तो स्कूल में क्या रहता है, एक प्रिंसिपल रहता है, ठीक है, एक कमेटी मेंबर्स रहते हैं, ठीक है। तो कमेटी मेंबर्स ने प्रिंसिपल को निर्देश दिया कुछ करने के लिए और प्रिंसिपल ने वो चीज़ करवाया और कुछ गड़बड़ी हो गई, ठीक है। अब ब्लेम होगा कि भाई स्कूल में ये गड़बड़ी क्यों, किसकी वजह से हुई, प्रिंसिपल की वजह से हुई, कमेटी मेंबर की वजह से हुई, ठीक है। तो प्रिंसिपल बोलेगा मैंने तो कमेटी मेंबर के आदेश निर्देशों का पालन किया है ऐसे करके, लेकिन कमेटी मेंबर बोलेगा भाई ग्राउंड में तो प्रिंसिपल काम कर रहा है, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल देख रहा है चीज़ों को स्कूल में तो वो हैं, ऐसा वैसा करके, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ये सब लगाएंगे और उत्तरदायित्व तो इसकी जो जिम्मेदारी इस गड़बड़ी की ये कोई नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो इस तरह यही सेम सिचुएशन यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में भी देखने को मिला था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में उत्तरदायित्व की अस्पष्टता थी, ठीक है। तो ये एक इसका ड्रॉबैक था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। अब हम इसके 7वें ड्रॉबैक की बात करेंगे। तो इसका 7वां ड्रॉबैक था दोस्तों, वो ये था कि ब्रिटिश हस्तक्षेप बढ़ा लेकिन समाधान अभी भी नहीं मिला, ठीक है। ब्रिटिश हस्तक्षेप बढ़ा लेकिन समाधान नहीं मिला। पिट्स इंडिया एक्ट आने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट का ईस्ट इंडिया कंपनी पर हस्तक्षेप तो बढ़ा दोस्तों, लेकिन पूरा समाधान उन्हें अभी भी नहीं मिला। अब वो कैसे, देखो, पिट्स इंडिया एक्ट आने के पहले, पिट्स इंडिया एक्ट आने के पहले, ठीक है, जो भारत का शासन था, भारत का शासन ये मुख्य रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था भारत का शासन पिट्स इंडिया एक्ट आने के पहले, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या किया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम का एक और संस्था बना दिया, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम का एक और संस्था बना दिया। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल की मदद से ब्रिटिश गवर्नमेंट का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर हस्तक्षेप बढ़ा, ठीक है। इनकी जो नीतियां थी उन पे निगरानी बढ़ी, ठीक है, और थोड़ा सा कंट्रोल मजबूत हुआ बोर्ड ऑफ कंट्रोल के आने से, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट की मदद से बोर्ड ऑफ कंट्रोल आया, जिसकी मदद से ब्रिटिश सरकार का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर हस्तक्षेप बढ़ा, उनकी नीतियों पर, उनकी पॉलिसियों पर उनका मतलब नज़र बढ़ा, निगरानी बढ़ी, ठीक है, और थोड़ा सा अच्छे से और ये कंट्रोल हो पाया, ठीक है। लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म नहीं किया, ठीक है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी थी, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ख़त्म नहीं किया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अभी भी थे, ठीक है। मतलब अभी भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था भारत के प्रशासन का, वो अभी भी मुख्य रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही थी, ठीक है। ब्रिटिश सरकार बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से इस पर निगरानी रख सकती थी या कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं कर सकता था। प्रत्यक्ष रूप से ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ही इसमें अभी भी शासन कर रहे थे, ठीक है। तो बजाय ये पूरा कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट लेने के, उन्होंने एक और संस्था बना दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की मदद में के द्वारा, ठीक है। जो पूरा कंट्रोल तो मतलब थोड़ा कंट्रोल तो ली, लेकिन अभी भी जो प्रत्यक्ष शासन है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में नहीं आया था, ठीक है। इससे क्या हुआ कि डुअल कंट्रोल की समस्या उत्पन्न हुई, अकाउंटेबिलिटी की समस्या आई कि उत्तरदायी लोग नहीं ले रहे थे, ठीक है। और भारत का जो शासन है एक तरीके से देखा जाए तो वो दो संस्थाओं के द्वारा चल रहा था, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी और एक तो क्राउन, ठीक है। इन दोनों के द्वारा
भारत में शासन चलाया जा रहा था। ठीक है, तो अभी भी भारत के शासन का जो प्रत्यक्ष कंट्रोल है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास नहीं थी। अभी भी वहाँ पे जो लीड कर रहा था वो ईस्ट इंडिया कंपनी था। ठीक है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो प्रशासनिक ढांचा है वो अभी भी बनी हुई थी कंपनी की। ठीक है, तो ये एक ड्रॉबैक था दोस्तों पीट्स इंडिया एक्ट 1784 का, कि इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल की मदद से ब्रिटिश हस्तक्षेप तो बढ़ाया, लेकिन अभी भी समाधान नहीं मिला, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी ईस्ट इंडिया कंपनी को सुधारना, और वो सुधरती तब जब पूरा का पूरा कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में होता। पूरा का पूरा जैसे प्रशासन है, भारत का जो शासन है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में होता, तब जाके ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छे से रेगुलेट कर पाती, अच्छे से चला पाती, या फिर उसे सुधार पाती। ठीक है, तो ये एक ड्रॉबैक था इसका, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को सुधारने की जो बीमारी थी वो अभी तक पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई थी। बस उसमें थोड़ा थोड़ा टैबलेट दे दे करके उस पर नियंत्रण रखने की कोशिश की जा रही थी या कर रही थी। ठीक है, तो ये थे पीट्स इंडिया एक्ट की कुछ ड्रॉबैक्स, कुछ कमियां दोस्तों। इन कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक के बाद एक और कई एक्ट्स पारित किए। ठीक है, जैसे कि 1786 का अधिनियम हम देखेंगे, इसमें चार्टर एक्ट 1793 देखेंगे। ठीक है, और चार्टर एक्ट 1813 देखेंगे, 1833 देखेंगे। ठीक है, 1853 देखेंगे। तो ये सारे जो अधिनियम हैं अभी एक के बाद आते जाएंगे, और कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं उनको रिजॉल्व करती ही जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 1786 के अधिनियम को, कि ये किन किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाई। ठीक है, और उसके बाद भी कौन कौन से प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट किए हैं जिसको आगे के जो चार्टर एक्ट्स हैं वो सॉल्व करते गए। ठीक है, तो लेकिन इस अधिनियम को पढ़ने से पहले मैं एक बार रेगुलेटिंग एक्ट, नहीं यार अब ये नहीं पढ़ेंगे। एक्चुअली मैं क्या बोलना चाह रहा था कि एक बार हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और पिट्स इंडिया एक्ट को कंपेयर करते। ठीक है, 1784 को, इस तरह से मैं सोच रहा था, पर देखूंगा ये वीडियो अगर बनाने का मन किया तो बनाऊंगा, अदरवाइज़ इसी में जब हम ड्रॉबैक की बात कर रहे थे तो बहुत जगह पर हम रेगुलेटिंग एक्ट और पीट्स इंडिया एक्ट दोनों की हमने बात की, और एक तरह से कंपैरिजन भी लगभग हमको समझ में आया वहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट हो सकता है कि हम बात करें 1786 का अधिनियम। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपना ओपिनियन दीजिए इसमें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए यूपीएससी से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियो लेकर के आते रहता हूँ। ठीक है, और अपना पढ़ाई अच्छे से कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं ना अगले वीडियो में।